अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री एमडीकैट चैप्टर नंबर 18। एमडीकैट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 18 जो है वो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में है। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को बायोकेमिस्ट्री भी कहा जा सकता है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं वो केमिकल प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। आइए तरह पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of chemical and physical processes that takes place in the living organisms by means of which chemical compounds such as carbohydrates, proteins, lipids, vitamins and minerals are transformed into one another by the cells itself in order to maintain its well organized structure and activities। सिंपल सी बात है यार कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रही होती है केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, लिपिड्स, विटामिन्स वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अब इन सेल्स की एक दूसरे के इन चीज़ों की यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन चीज़ों की एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है सेल्स के थ्रू। और मेन एरिया क्या है हमारा बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का कि हम फूड्स और न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फूड ग्रुप्स को हमें सिलेक्ट करना चाहिए और उनका डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है। साथ साथ में एसिमिलेशन, एंजाइम्स और उनके फंक्शंस जो कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। आइए जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फूड की डेफिनेशन को पढ़ लें। फूड की डेफिनेशन ये है कि बहुत सारे केमिकल्स जो कि लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस को लाइफ को सस्टेन करने वाले प्रोसेस के अंदर होते हैं केमिकल कंपाउंड्स, उन पूरे ग्रुप ऑफ आइटम्स को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को कहा जाता है फूड, यानी ये खाना। अब ये जो फूड है ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट से मिलकर बनेगा। पहला न्यूट्रिएंट होगा कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर शामिल होंगे। कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं हमारे पोटैटो के अंदर, रोटी के अंदर यानी कि गंदुम के अंदर और चावल के अंदर। ये तीन बेसिक सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के अंदर, सीरियल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। प्रोटीन्स कहाँ पे शामिल होते हैं? प्रोटीन्स जैसे कि अंडे के अंदर शामिल होंगे, मीट के अंदर शामिल होंगे, फिश के अंदर शामिल होंगे, इन सब के अंदर प्रोटीन शामिल होंगे। और प्रोटीन्स हमारी स्किन की ग्रोथ के लिए और मसल्स की और हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये प्रोटीन्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? तो प्रोटीन्स मिलकर बनते हैं अमाइनो एसिड से। प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ेंगे, हम लोग प्रोटीन्स को पढ़ेंगे और अमाइनो एसिड्स को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। साथ साथ में फैट्स और लिपिड्स। अब फैट्स और लिपिड्स के बारे में आप एक चीज समझ लीजिए कि फैट्स सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाली एक सोर्स है, यानी कि ग्रेटर सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब फैट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसको जरा देख लेते हैं। हमारे पास 1 ग्राम फैट ये एनर्जी प्रोवाइड करता है 9 कैलोरीज तक। आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे फूड की। लेकिन विटामिन सिर्फ अकेले फूड के तौर पे नहीं लिए जा सकते, जैसे कि विटामिन शामिल होते हैं मेडिसिन के अंदर भी, लेकिन मेडिसिन फूड नहीं होती। और विटामिन शामिल होते हैं फ्रूट्स के अंदर भी, लेकिन फ्रूट्स भी फूड के तौर पे यानी खाने के तौर पे नहीं लिए जा सकते हैं। अगर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, मैनी न्यूट्रिएंट्स कंबाइन होंगे तो फिर फूड बनेगा। मैनी न्यूट्रिएंट्स कंबाइन होंगे तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे फूड के अंदर, या एक कंप्लीट फूड होगा जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि शामिल हों एक कंप्लीट फूड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हमारा फूड का पर्पस क्या होता है? फूड का पर्पस हम सबको पता है कि पहला पर्पस होता है कि हमें उससे एनर्जी मिलती है, ग्रोथ और मेंटेनेंस होती है हमारे टिश्यूज की, और साथ साथ में बॉडी के अंदर जितने प्रोसेस चल रहे हैं वो रेगुलेट होते हैं। आज के दिन हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहा जाता है? कार्बो का मतलब यह है कि कार्बन के एक्स कंपाउंड्स, हाइड्रेट्स मतलब वाटर, और वाटर के वाई कंपाउंड्स इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन ये एक ओल्ड डेफिनेशन है, कार्बन के एक्स कंपाउंड शामिल हो और वाटर के वाई कंपाउंड शामिल हो। ये फॉर्मूला बहुत सारी जगह पर फिट बैठता है। जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज की बात करूंगा तो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स उसके पास 6 होंगे। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C6, ये हो जाएगा C6 और H2 6 और साथ में O6। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी है
C6H12 और O6। अब इसी तरह से सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22 और O11। अगर हम सुक्रोज की बात करेंगे तो ये जनरल फॉर्मूला सुक्रोज के ऊपर भी फिट बैठेगा, क्योंकि सुक्रोज के पास 12 कार्बन एटम्स होते हैं और 11 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी 12 कार्बन एटम्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मैंने लिख लिया 11। अब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, C12H2 11 से 22 और साथ में O11। तो सुक्रोज का फॉर्मूला भी फिट बैठ रहा है इस जनरल फॉर्मूला के ऊपर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स की बात करूं जो कि इस फॉर्मूला के ऊपर फिट बैठ रहे होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि इस फॉर्मूला पर फिट नहीं बैठ रहे होते हैं, उसके बावजूद कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन है 3 और 1 4, और ऑक्सीजन है 2। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला के अंदर बंद कर दूंगा तो ये हो जाएगा C2H, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आपने ले लिया 2। देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला जो ऊपर वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा, जैसे C2 2 to the 4 और ऑक्सीजन 2। देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला के अंदर बंद किया जा सकता है, इस फॉर्मूला के ऊपर फिट बैठ रहा है। CH3COOH जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फिट बैठ रहा है, उसके बावजूद वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर इसी तरह से हम लोग बात करें डीऑक्सीराइबोस की, तो डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर फिट नहीं बैठता, उसके बावजूद वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आइए जरा डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को, कि कार्बोहाइड्रेट्स की नई डेफिनेशन क्या होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की नई डेफिनेशन कुछ यूं है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद हो, यानी कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, साथ साथ में उसमें एक अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो, अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद नहीं है तो कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, और इसके अलावा वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। मैं तीनों कंडीशंस लिख देता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप उसके अंदर मौजूद हो, अल्डिहाइडिक ग्रुप उसके अंदर मौजूद हो, अल्डिहाइडिक ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप उसके अंदर मौजूद हो, और कीटोनिक ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड विद O ये ग्रुप उसके अंदर मौजूद हो। अगर ये तीनों चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी और साथ साथ में वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स को भी कहा जा सकते हैं कि जो हाइड्रोलाइज होने पे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होगा, जब उसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉलीसैकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है और मोनोसैकेराइड्स भी कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन हम बात करते हैं सर इनकी टाइप्स की। तो अगर आप यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करेंगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि OH ग्रुप मौजूद है यहाँ पर 2 OH ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, और साथ साथ में एक कीटोनिक ग्रुप भी यहाँ पे मौजूद है। कीटोनिक ग्रुप नहीं, यहाँ पर एक अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, CHO ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट कहलाया जाएगा। अगर मैं बात करूं डायहाइड्रोक्सी कीटोन की, डायहाइड्रोक्सी कीटोन भी अल्डिहाइडिक ग्रुप, डायहाइड्रोक्सी कीटोन भी कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 OH ग्रुप मौजूद हैं और साथ साथ में एक कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, कीटोनिक ग्रुप मौजूद है और 2 OH ग्रुप मौजूद है, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है ये, तो इसलिए ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा। मुझे उम्मीद है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की। एक चीज जो हमें याद रख लेनी चाहिए वो है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये पेपर के अंदर MCQs के अंदर पूछी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4 कैलोरीज एनर्जी की प्रोवाइड करता है। अगर हम आगे बढ़ें कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज है सीरियल्स, मेज, चावल, राइस, ओट्स, बार्ले, मिलेट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रूट्स, शुगर, हनी, फ्रूट, शुगर केन वगैरह वगैरह, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट की, कि कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट के ऊपर कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है शुगर्स और दूसरी टाइप है नॉन शुगर्स। शुगर्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहा जाएगा जो कि टेस्ट में मीठे होते हैं और ये क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि स्वीट टेस्ट रखते हैं, मीठे होते हैं टेस्ट के अंदर, और साथ साथ में क्रिस्टलाइन उनका स्ट्रक्चर होता है, और ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि चीनी की बात कर लें या फ्रूट्स के जूसेस की बात कर लें, तो ये सब पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी के अंदर हल हो जाते हैं, और ये स्वीट इन टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज वगैरह यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है।
अगर हम नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि एमॉर्फस इन नेचर होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, यानी फीके होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे कि अगर हम पोटैटो की बात कर लें तो ये पोटैटो एक टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट है। अब पोटैटो जो है वो टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एमॉर्फस इन नेचर होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एमॉर्फस यानी कि क्रिस्टलाइन नहीं है, फिक्स शेप नहीं है। अगर आप उनको उनके एक्सिस में रोटेट करेंगे तो आपको अलग अलग शेप देखने को मिलेगी, सिमेट्री नहीं होगी इसके अंदर, और ये पानी के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होंगे, जैसे कि आलू पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी जा रही है नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च कहाँ पर शामिल होता है? स्टार्च मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर, और सेल्यूलोज भी शामिल होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। लेकिन एक बात ये समझने की है कि स्टार्च ह्यूमन डाइजेस्टेबल है और सेल्यूलोज एनिमल डाइजेस्टेबल है, यानी कि ह्यूमंस, हम इंसान जो हैं वो सेल्यूलोज को, ये जो पत्ते वगैरह होते हैं, ये झाड़ियाँ वगैरह, हम इन सबको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज मौजूद होता है। और इसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो इन झाड़ियों को, यानी सेल्यूलोज जिसके अंदर शामिल है, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इंसान जो वो स्टार्च को, यानी जो फ्रूट्स के अंदर स्टार्च होगा, इन पत्तों के साथ में जो फ्रूट्स मौजूद होंगे, दरख्तों के अंदर जो फ्रूट्स उगेंगे उसके अंदर स्टार्च मौजूद होगा और इंसान ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टार्च ह्यूमन डाइजेस्टेबल है, और अगर मैं बात करूं सेल्यूलोज की तो सेल्यूलोज एनिमल डाइजेस्टेबल है। एनिमल के अंदर इंसान भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे एनिमल से मुराद नॉन ह्यूमंस है, यानी कि इंसानों के अलावा डाइजेस्टेबल है। आगे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगली चीज है शुगर्स की टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ शुगर्स। शुगर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रिड्यूसिंग शुगर और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। शुगर्स की दो टाइप्स हैं, एक है रिड्यूसिंग और दूसरी है नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूसिंग शुगर है वो रिड्यूस कर देती है टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशंस को। अब टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन आपको केमिस्ट्री की लैब में, अपने कॉलेज की केमिस्ट्री की लैब में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है और फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से बनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट की, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों के दोनों, अगर कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों को रिड्यूस कर लेते हैं, तो हमें या तो सिल्वर पीपीटी मिल जाएगा टॉलेंस रिएजेंट की वजह से, या हमें रेड पीपीटी मिल जाएंगे फेलिंग सॉल्यूशंस की वजह से। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो इसका मतलब कि उस कार्बोहाइड्रेट ने टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया है, तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर। और अगर वो ये काम नहीं कर पाया तो वो कहलाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप शामिल नहीं होता। यहाँ पर ये डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है। रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज शुगर्स दैट कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशंस। दे कंटेन फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप along with hydroxyl group OH group on the carbon adjacent to these groups। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर एक फ्री कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी शुगर्स ऐसी हैं जो कि रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो जितने भी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जितने भी ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं सिवाय सुक्रोज के, ये सब ही रिड्यूसिंग शुगर होंगे। ऑल मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ। मोनोसैकेराइड्स जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज वगैरह, या जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स हैं सिवाय सुक्रोज के, ये आ जाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स में। अब बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स हैं जो कि टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं कर पाती, इनके अंदर कोई फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब आगे बात करते हैं तो इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। सुक्रोज या पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट नहीं, पॉलीसैकेराइड जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और सुक्रोज, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग के अंदर आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी क्लासेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की पहली टाइप है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स दूसरी टाइप, और तीसरी टाइप है पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो मजीद कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन नहीं होता। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं
जिसकी हाइड्रोलिसिस यानी उनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो वो नए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते, वो कुछ और बना लेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो ये 2 से लेकर 10 तक नए कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं। और अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात की जाएगी तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाए यानी पानी के अंदर इनको डिसॉल्व किया जाए तो ये टूट जाते हैं 10+ न्यू मोनोसैकेराइड्स के अंदर। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स से ही मिलके बनते हैं। मोनोसैकेराइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, अगर मैं मोनोसैकेराइड्स को आपस में कंबाइन करता हूँ, तो अगर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर। और इनके दरमियान की जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग बिटवीन मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड लिंकेज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कहलाएगा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। अगर पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो ये बॉन्ड ग्लाइकोसाइड लिंकेज का जो है ये टूटना शुरू हो जाएगा और ये टूटते रहेंगे। तो जितने भी बॉन्ड्स थे ये सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे और जो भी पॉलीसैकेराइड है ये सब टूट टूट के अलग अलग मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स द प्रोसेस। तो हम बात कर रहे थे मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स की। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स by hydrolysis are known as monosaccharides. Generally they contain 3 to 10 carbon atoms. Monosaccharides containing aldehyde groups are called aldoses. ये बात बताने रह गई थी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप शामिल हो वो एल्डोस कहलाता है, और वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कीटोनिक ग्रुप शामिल हो वो कहलाता है कीटोसिस। अब इनकी एग्जांपल्स की बात की जा रही है। यहाँ पर एक एग्जांपल है जैसे एल्डोट्रायोस, और एल्डोट्रायोस का मतलब ये है, ट्राई मतलब इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स शामिल होंगे, और अगर हेक्सोस होगा तो उसके अंदर 6 कार्बन एटम्स शामिल होंगे जैसे कि ग्लूकोज के अंदर वगैरह। यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रियोस। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे ग्लूकोज की, जहाँ पे आपको 6 कार्बन एटम्स मिल जाएंगे, जैसे कि एक अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है CHO ग्रुप का, 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं OH ग्रुप के साथ में। स्ट्रक्चर यहाँ पे खोल देता हूँ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर CH ग्रुप और साथ में लिखा हुआ है OH, फिर दोबारा एक और CH और साथ में लिखा हुआ OH, फिर दोबारा एक और CH ग्रुप और एक और OH, फिर दोबारा CH ग्रुप और एक और OH। ये 4 मरतबा मैंने इसको खोल के लिख लिया, और उसके बाद लिखा हुआ है CH2 ग्रुप के साथ में OH ग्रुप। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज जो है उसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, तो इसको हम कह सकते हैं हेक्सोस एल्डोस। हेक्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं, और ओस जो है वो सफिक्स है कार्बोहाइड्रेट का। एल्डोस इसलिए क्योंकि इसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। अगर हम IUPAC नेम की बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का जब आप स्ट्रक्चर इसी तरह से खोलेंगे तो उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप आ रहा होगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सोस कीटोस। लेकिन आपके MD-CAT के MCQs के अंदर इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज की। ये एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQs में यही चीजें पूछी जा सकती हैं। पॉलीसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं। पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट कैन प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन की, स्टार्च की और अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन की और सेल्यूलोज की। अब 3 इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे पूछे जाते हैं। एनिमल्स के अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो सेल्यूलोज और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स की। तो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स की टाइप आ गई, एनिमल पॉलीसैकेराइड्स और प्लांट्स पॉलीसैकेराइड्स, जो कि अभी हमने बात करी थी कि एनिमल पॉलीसैकेराइड्स विच आर फाउंड इन एनिमल्स, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन मसल्स एंड लिवर। अगर हम प्लांट पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे तो विच आर फाउंड इन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड सेल्यूलोज। अभी हमने इस चीज़ की बात करी थी। हमारी आखिरी चीज़ है जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने डिस्कस करनी है, वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो सबसे पहली चीज़,
कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी इंसान को बहुत जल्दी से हजम हो जाते हैं और इससे बहुत तेज़ी से आपको एनर्जी मिल जाती है। ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती लेकिन फिर भी तेज़ी से मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि आप शादी में जाएं और शादी में जब आप पहुंचे तो खाना खुलने में बहुत देर है और आपको भूख लग रही है। आप चाहते हैं कि आपको खाना अच्छा खाना है लेकिन आपको एनर्जी भी फ़ौरन रिक्वायर्ड है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पर कोई भी स्वीट टॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं या चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्वीट टॉफ़ी या चॉकलेट यूज़ करेंगे तो आपको फ़ौरन से एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि इसके अंदर शामिल होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी मिल जाएगी तो आप खाना खुलने तक का इंतज़ार कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। साथ साथ में कुछ और इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। ये कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो कि हेरिडिटी कैरियर्स होते हैं, हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं और ये हमारी बॉडी का आरएनए और डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बनाने में मदद करते हैं। साथ साथ में दूसरी चीज़ है एनर्जी प्रोवाइडर्स के। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी स्टोर भी हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर आवर बॉडी स्टोर्स parts of glucose for rainy days in liver in the form of glycogen during illness and fasting. Glycogen hydrolyzed to glucose and supply energy. सिंपल सा मतलब है कि जब बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हुई है ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है इन मसल्स एंड लिवर, तो होगा क्या, जब आप कभी रोज़ा रखेंगे या बीमार होंगे या भूखे होंगे तो ये ग्लाइकोजन वापसी टूटेगा और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमें एंड में एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है कि हम पूरा दिन सर्वाइव कर पाते हैं या बीमारी के अंदर भी सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। और आखिरी चीज़ है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, लेकिन ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर शामिल नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स का ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे अमाइनो एसिड्स के और प्रोटीन्स के टॉपिक के साथ में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको ईकैट या एमडीकैट की बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, वहाँ पे आपको सारी ईकैट एमडीकैट की वीडियोस फ्री में मिल जाएंगी। और अगर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ही एक और लिंक मौजूद है जो कि आपको मकसद ऐप की तरफ ले जाएगा। वहाँ पर आप ईकैट या एमडीकैट का कोर्स बाय कर सकते हैं जहाँ पे आपको 6000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे सोल्यूशन वीडियोस के साथ। तो अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।